हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। आज हम लोग जून 2025 के सीएसआर नेट के लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमसे पूछ रहा है कि लेट एक्स बी अ आर वेक्टर स्पेस। एक्स आर वेक्टर स्पेस है ऐसे फंक्शंस का जो फंक्शंस क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन का वेक्टर स्पेस है और उसने एक मैप डिफाइन करके दिया है फाइव एक्स टू आर थ्री डिफाइंड बाय फाइव ऑफ एफ इक्वल टू F1 F'1 एंड F''1। तो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द डायमेंशन ऑफ एक्स मॉडलो कर्नेल फाइव इज 3, कर्नेल फाइव इज फाइनाइट डायमेंशनल, द डायमेंशन ऑफ एक्स मॉडलो कर्नेल फाइव इज 1 एंड एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, तो देखो x कैसा वेक्टर स्पेस है, x है ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1। तो हम कोई भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ले सकते हैं। देखो ये 1 भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग लेंगे तो वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल इवन इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब देखो ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स ये सब कैसे हैं, ये सब ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो वो क्या बोल रहा है कि x इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो क्या ये जो स्पेस आई है हमारे पास x1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ये x फाइनाइट डायमेंशनल है? नहीं है ना, इसका डायमेंशन क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि x इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस मिलेंगे जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होंगे, तो x भी हो जाएगा इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो 4 वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब देखो, अब बोल रहा है कि कर्नेल फाइव फाइनाइट डायमेंशनल होगा, डायमेंशन ऑफ x मॉडलो कर्नेल फाइव। तो हमें अब कर्नेल फाइव पर बात करनी है ना, हमें कर्नेल फाइव के बारे में जानना होगा। हम रैंक नलिटी थ्योरम से क्या जानते हैं, रेंज ऑफ फाइव प्लस कर्नेल ऑफ फाइव किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ एक्स के। हमें क्या पता है, रेंज ऑफ फाइव प्लस कर्नेल ऑफ फाइव इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ एक्स के। और डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है, इनफाइनाइट। और रेंज देखो क्या है, मैपिंग कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, एक्स से ले रहे हैं R3 पर। तो रेंज में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, रेंज मैक्सिमम 3 हो सकती है, क्योंकि कोडोमेन में देखो, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा R3 है। तो रेंज क्या हो सकती है, रेंज मैक्सिमम 3 डायमेंशनल हो सकती है, इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकती। तो अगर हम लोग मैक्सिमम भी ले लें तो रेंज कितना हुआ, रेंज 3 हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो डायमेंशन कितनी है एक्स की, इनफाइनाइट, और रेंज कितना हो गया, फाइनाइट। तो कर्नेल फाइव क्या हो जाएगा, इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए हमें कर्नेल फाइव क्या लेना होगा, इनफाइनाइट। तो कर्नेल भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समथिंग फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शन 2 में देखो कि कर्नेल फाइव फाइनाइट डायमेंशनल है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, कर्नेल फाइव इनफाइनाइट डायमेंशनल है। अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है एक्स मॉडलो कर्नेल फाइव, यानी कि कोसेंट स्पेस की बारे में वो हमसे पूछ रहा है। अब देखो हमें क्या पता है, फाइव की अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगी, देखो इसने ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, फाइव एक्स टू आर क्यू। तो ये क्या हमारा कॉलम स्पेस और ये क्या बन जाएगा, रो स्पेस। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स, है ना, और डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, इनफाइनाइट। देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू अगर हमारे पास है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, और हमसे पूछ रहा है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल होता है मिनिमम ऑफ एम एन के, है ना, हमें ये पता है।
कि अगर हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रैंक मिनिमम ऑफ mn होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे m कितना है 3 और n कितना है n इनफाइनाइट है, तो रैंक ऑफ 5 कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ 5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 एंड डायमेंशन ऑफ x दैट इज इनफाइनाइट। तो क्या होगा, रैंक ऑफ 5 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, है ना, रैंक ऑफ 5 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें क्या पता चला कि 5 की रेंज 3 या उससे कम हो सकती है। ऑप्शन में भी उसने क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ x मॉडलो कर्नेल 5 इज 3 या डायमेंशन ऑफ x मॉडलो कर्नेल 5 इज 1। और अभी हमारे पास क्या है, या तो 3 हो सकती है या उससे लेस भी हो सकती है। तो हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी होगी, 3 होगी या उससे कम होगी, है ना। तो देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जब हम कोसेंट स्पेस पढ़ रहे थे, कोसेंट स्पेस के लेक्चर के सबसे लास्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वी वाई यू, वी वेक्टर स्पेस था और यू उसका कर्नेल था और वो आइसोमॉर्फिक किसके हो रहा था, रेंज के, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स मॉडलो कर्नेल फाई इज आइसोमॉर्फिक किसका होता है, इमेज ऑफ फाई के। क्लियर? तो हमने पढ़ा था कि एक्स मॉडलो कर्नेल फाई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इमेज ऑफ फाई के। तो यहां से देखो डायमेंशन ऑफ एक्स मॉडलो कर्नेल फाई क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा रेंज ऑफ फाई, है कि नहीं। इमेज ऑफ फाई किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ फाई के होगी ना। तो डायमेंशन ऑफ एक्स मॉडलो कर्नेल फाई किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ फाई के। और रेंज ऑफ फाई हमें अभी पता चला कि रेंज ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 3 है। और अब हमें क्या बताना है कि ये एग्जैक्टली 3 है या 3 से लेस है। तो देखो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फाई ऑफ एफ उसने डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ 1, एफ डैश 1 एंड एफ डबल डैश 1। तो देखो फाई ऑफ एफ उसने क्या दिया, F1, एफ डैश 1 एंड एफ डबल डैश 1। और हमें क्या पता करना है कि इसका रेंज क्या होगा, राइट। एंड कोडोमेन क्या है, R3, R3 इसका कोडोमेन है। तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम कोई भी आर्बिट्री ABC चूज करते हैं R से, ठीक है, क्योंकि R3 में ABC टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो हम कोई भी आर्बिट्री ABC चूज करते हैं R से, तो हमें एटलीस्ट एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा 0-1 इंटरवल से कि एफ ऑफ 1 ए हो जाए, एफ डैश 1 बी हो जाए और एफ डबल डैश 1 सी हो जाए। समझ आ रहे हैं? देखो वी नीड टू so that for any arbitrary chosen value a b c belongs to R, there exists at least one function, हमें एक ना एक फंक्शन जरूर मिल जाएगा इंटरवल 0-1 से सच दैट एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए हो जाए, एफ डैश 1 की वैल्यू बी हो जाए और एफ डबल डैश 1 की वैल्यू सी मिल जाए, ठीक है। तो हम एक आर्बिट्री फंक्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता है। तो चलो एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया c2x² प्लस 7x प्लस c0, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ये। अब देखो इसका f डैश x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2c2x प्लस c1, सही बात है। और f डबल डैश x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2c2, डन। तो देखो f ऑफ 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 1 यहाँ पे रखेंगे आप तो हमें क्या मिलेगा, c2 प्लस c1 प्लस c0। अब f डैश 1 रखो, f डैश 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2c2 प्लस c1। और इसको हम किसके इक्वल रख रहे हैं, f ऑफ 1 को हम लिख रहे हैं इक्वल टू a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, b के। सिमिलरली f डबल डैश 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, 2c2, तो ये हो गया
यहाँ से 2C2 इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2C2 हमें मिला सी के इक्वल, तो यहाँ से C2 क्या मिला, C2 हमें मिला C/2। C2 की वैल्यू हमें C/2 मिल गई। अब इस इक्वेशन में C2 की वैल्यू पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू C/2 प्लस C1, तो ये इक्वल टू B। तो यहाँ से हमें क्या मिला, C1 इक्वल टू B माइनस सी। C1 की वैल्यू क्या मिली हमें, B माइनस सी। C2 की वैल्यू मिल गई, C1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, C0 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू है C/2 प्लस C1 की वैल्यू है B माइनस सी प्लस C0 इक्वल टू A। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा B और C/2 माइनस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के C/2 प्लस C0 इक्वल टू A। तो यहाँ से C0 की वैल्यू क्या मिली, A माइनस B प्लस C/2। तो देखो हमने एक आर्बिट्री ए बी सी लिया था और एक आर्बिट्री ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया था, तो उसके लिए अभी C1 C2 C0 तीनों की वैल्यू मिल गई है ना। सो वी कैन ऑलवेज फाइंड रियल वैल्यू for C0, C1, C2 for any real A, B, C। तो हम कोई भी A, B, C चूज कर रहे हैं तो हमको X से C0, C1, C2 मिल रहा है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, यहां से इंप्लाई हो गया कि फाई इज सर्जेक्टिव, फाई ऑन टू फंक्शन है R3 पे, ऑन टू फंक्शन है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि इमेज ऑफ फाई क्या है, इंटायर कोडोमेन है। तो हम यहां से क्या बोल पाएंगे, हम यहां से ये बोल देंगे कि इमेज ऑफ फाई इज इंटायर कोडोमेन। और कोडोमेन क्या था, कोडोमेन था R3, डेट इज R3 एंड डायमेंशन ऑफ R3 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो इमेज ऑफ फाई हम किसको बोले थे, इमेज ऑफ फाई इक्वल टू रेंज ऑफ फाई, और रेंज ऑफ फाई क्या आ गई, 3 आ गई ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ फाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3 इक्वल टू 3। तो यहां से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि डायमेंशन ऑफ एक्स मॉडुलो कर्नेल फाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां से थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया। फर्स्ट उसने क्या कहा था कि एक्स आर वेक्टर स्पेस है ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन का, तो हमने देखा कि एक्स इनफाइनाइट स्पेस है क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस हैं जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और रियल वैल्यूड है। सेकंड, उसने एक फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया था फाई ऑफ एफ इक्वल टू F1 F'1 F"1। उसके बाद हमने रैंक नलिटी थ्योरम लगाई। रैंक नलिटी थ्योरम यूज करने से हमें पता चला कि रेंज ऑफ फाई फाइनाइट है और कर्नेल फाई का इनफाइनाइट है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग कर दिए कि कर्नेल फाई इनफाइनाइट है, राइट। अब हमें ये पता करना था कि रेंज एग्जैक्टली 3 है या 3 से लेस है। तो हमने दिखा दिया कि ये जो फंक्शन था फाई एफ वो एक ऑन टू फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन था, तो उसकी रेंज किसके इक्वल हो गई थी, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के, और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन कितना है, 3 है। तो रेंज क्या हो जाएगी, एक्स मॉडुलो कर्नेल फाई की 3 हो जाएगी। इससे सिर्फ ऑप्शन 1 ट्रू आ गया। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमारे पास फील्ड है F5 क्या डोनेट करता है, फील्ड विथ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी 2x2 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन F5 हैव रैंक 1, यानी कि हम 2x2 की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसकी एंट्रीज F5 से आ रही है और उन मैट्रिसेस का रैंक 1 होना चाहिए। समझ आ रहा है क्वेश्चन कि हम 2x2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं और उन मैट्रिसेस की एंट्री कहां से आ रही है, F5 से आ रही है, और उन मैट्रिसेस का रैंक 1 होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है इस पे, एक तो एंट्री F5 से आनी चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स का रैंक 1 होना चाहिए। तो देखो हमारे पास कोई भी 2x2 मैट्रिक्स मान लो ए लेते हो, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ A11 होगा, यहाँ A12 होगा, यहाँ A21 होगा, यहाँ A22 होगा, इस तरह से कुछ होगा। और देखो इसकी
E11, E12, E21 एंड E22 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? F5 से बिलोंग कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट के लिए कितना चॉइस है? 5 चॉइस है। तो यहाँ पे देखो कितना चॉइस? 5। इस एलिमेंट के लिए कितना चॉइस? 5। इसके लिए कितना चॉइस? 5, 5। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कितनी हो जाएगी? 5 टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 625, है ना? तो टोटल हम 625 मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर? अब उसने क्या बोला? हमें ऐसी मैट्रिसेस चाहिए जिन मैट्रिसेस का रैंक 1 हो, है ना? हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिन मैट्रिक्स का रैंक 1 हो। तो हमें नहीं पता कि रैंक 1 की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? हमें इसका फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। जनरल लीनियर ग्रुप हमने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में। अगर जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? वो ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन है जो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है ना, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो अगर हमें पता चल जाए सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कितनी है, तो हम टोटल में से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स माइनस करके अपना रिक्वायर्ड आंसर ला सकते हैं, है ना? तो देखो, जनरल लीनियर ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 इनवर्टिबल मैट्रिसेस विथ इंक्रीज इन F5। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ZL2Z5, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, कुछ ऐसा ग्रुप बनेगा, है ना? तो इसका हमें ऑर्डर निकालना रहता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है, देखो, जब हमें निकालना होता है ऑर्डर ऑफ GLN ZP, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं P टू द पावर n-1, P टू द पावर n माइनस P, P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n-1 तक, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे P क्या है? 5 और n कितना है? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 2 माइनस 1 एंड 5 टू द पावर 2 माइनस 5। तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 20। तो ये कितना हो गया? 480। तो देखो, अब हमारे पास टोटल मैट्रिक्स कितनी थी? 625, और यहाँ से इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कितनी आई? 480, है ना? 480। और देखो, उसने क्या बोला कि हमें सिर्फ रैंक 1 वाली मैट्रिसेस चाहिए, सिर्फ हमें रैंक 1 वाली मैट्रिक्स चाहिए। तो 0 रैंक वाली भी तो एक मैट्रिक्स होगी, अगर हम 0 0 मैट्रिक्स ले लें। क्लियर? तो 0 भी तो F5 का एलिमेंट है कि नहीं? तो अगर हम चारों एंट्री 0 ले ले, तो इसका रैंक कितना है? इसका रैंक तो 0 है कि नहीं? तो हमें ये भी हटानी होगी, हमें ये भी हटानी होगी ना, क्योंकि इसका रैंक 0 है और हमें सिर्फ रैंक 1 वाली मैट्रिक्स चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मैट्रिसेस विथ रैंक 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 625 माइनस 480 माइनस 1, है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? 144। तो देखो, यहां से सेकंड वाला हमारा आंसर हो रहा है। 144 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जिनका रैंक 1 होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमें नहीं पता था कि रैंक 1 कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है ना कि रैंक 2 की मैट्रिसेस यानी कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिसेस निकाल देंगे और टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस से उसको माइनस कर देंगे, और एक मैट्रिक्स 0 0 0 वाली माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमें रैंक 1 चाहिए और नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिल गई? 144। सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन, which of the following polynomial is characteristic polynomial of real 2 cross 2 matrix A such that trace of A 7 दिया हुआ है और trace of A square 29 दिया हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है।
उसने क्या दिया है, ट्रेस ऑफ ए 7 है और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 29 है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 7 और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 7 होगा। और दूसरा क्या दे रखा है उसने, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 29, यानी कि अगर λ1 आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए का, तो λ1 का स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगा मैट्रिक्स ए स्क्वायर का, है ना। तो उसका ट्रेस क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर, और उसने क्या दे रखा है, ये 29। क्लियर। अब देखो, अगर हम λ1 को 5 ले लें और λ2 को 2 ले लें, तो इनको ऐड करने पे हमें 7 मिल रहा है। 7 होने की जो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो लेने की कोशिश करेंगे, 5 और 2 लेंगे तो 7 हो रहा है। और देखो 5 एंड 2 ही है, ये कंफर्म करने के लिए इसने हमें ये वाला इंफॉर्मेशन दिया है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 29 है। देखो कैसे, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 29, है ना। तो यहां से कंफर्म हो गया कि आइगन वैल्यू 5 एंड 2 है। अब आइगन वैल्यू पता चल गई हमें, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 5 एंड 2 आइगन वैल्यूज है, और मेरे से क्या पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो यहां से क्या है, एक्स स्क्वायर और ट्रेस ऑफ ए क्या है, 7 गिवन है ये, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया 7x प्लस डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर λ1 5 है, λ2 2 है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है λ1 इंटू λ2। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या हो गया ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10, दैट इज 5 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आएगा 10। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इस मैट्रिक्स ए का, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेस के आगे प्लस लगा हुआ है, और यहाँ डिटर्मिनेंट 29 दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट निगेटिव में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। समझ आ रहा है ना, इजी क्वेश्चन था ये। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, इसने एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी है और हमसे बोल रहा है कि इसका लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो ट्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले देखो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है कि सारे आइगन वैल्यूज का सम और डायगोनल एंट्रीज का सम, है ना। तो अगर हम 29 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 13 करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 और फिर 103, है ना। ट्रेस क्या आया, 103, ट्रेस मिल गया हमें। अब देखो एक रिजल्ट और होता है कि अगर मैट्रिक्स के हर रो का सम इक्वल हो जाए तो वो रो सम आइगन वैल्यू बन जाता है। यहाँ देखो इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इनको ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा 101, ये भी 101 है, ये भी 101 है, और ये भी 101 है। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 101, यानी कि हर रो का सम कितना है, 101 है, यानी कि 101 मेरी एक आइगन वैल्यू है ना। 101 हमारी एक आइगन वैल्यू है। तो देखो हमें क्या चाहिए, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 किसके इक्वल है, 103 के इक्वल है, और हमें क्या मिला कि 101 हमारी एक आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से क्या आ गया, 101 प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश इक्वल टू 103। अब देखो 103 चाहिए, है ना, और 101 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर जो भी एंट्रीज होगी, यहाँ पर जो भी एंट्रीज होगी, इतना तो पक्का है कि 101 से छोटी होगी, है ना। 101 से इनफैक्ट बहुत छोटी होगी, लेकिन एटलीस्ट 101 से तो छोटी ही होगी ना, क्योंकि हमें सिर्फ इन तीनों एंट्रीज का सम 2 चाहिए, है ना। तो ये तीनों आइगन वैल्यू 101 से छोटी होगी, ये बात कंफर्म है। तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू क्या होगी। तो लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी,
101, है ना। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड एंड थर्ड तो वैसे ही गलत हो जाना था, क्योंकि थर्ड तो उसने ट्रेस दे के रखा है, और सेकेंड वाला देखो 101 से छोटा है, और हमें पता चल गया कि 101 आइगन वैल्यू है। तो देखो 113 के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निगेटिव आइगन वैल्यू भी तो हो सकते हैं। ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि आइगन वैल्यू पॉजिटिव ही होंगे, है ना। तो निगेटिव आइगन वैल्यू अगर हो सकते हैं तो फिर हमें 113 भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिल सकता है। तो देखो इसके लिए आपने ग्रेस्कोरियन थ्योरम पढ़ा है। ग्रेस्कोरियन थ्योरम से हमें मिलता है स्पेक्ट्रल रेडियस, है ना। स्पेक्ट्रल रेडियस में हम ये कहते हैं कि जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो उस स्पेक्ट्रल रेडियस के अंदर लाई करेंगे। यही पढ़ा है हमने। तो देखो ग्रेस्कोरियन थ्योरम ये क्या कहती है कि द आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन नॉट exceed the maximum of absolute row sum और absolute कॉलम सम। क्या कह रही है कि आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट रो सम या एब्सोल्यूट कॉलम सम से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आइगन वैल्यूज नहीं, यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेडियस की बात होती है कि कोई भी आइगन वैल्यू अपनी स्पेक्ट्रल रेडियस से बाहर नहीं जा सकता। जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है E11, E12, E13, E21, E22, A23, E31, A32, A33। ठीक है। अब ये एंट्रीज पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इन एंट्रीज का जब हम सम करेंगे, कैसा सम, एब्सोल्यूट सम, यानी कि मॉड A11 प्लस मॉड A12 प्लस मॉड A13, ये किसी लेमडा 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली ये किसी लेमडा 2 के इक्वल आएगा, और ये किसी लेमडा 3 के इक्वल आएगा, है ना। इन तीनों में से मैक्सिमम ऑफ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा सम होगा, क्लियर, इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा सम होगा, मान लो कि लेमडा 2 सबसे ज्यादा है, इस रो का हमने सम किया और सबसे बड़ा कौन सा है, लेमडा 2 है। तो हमें इस थ्योरम से ये पता चल रहा है कि लेमडा 2 से आगे कोई भी आइगन वैल्यू नहीं जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि लेमडा 2 आइगन वैल्यू है या नहीं, हमें ये नहीं पता। लेकिन हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू होगी वो लेमडा 2 से छोटी होगी, लेमडा 2 या लेमडा 2 से छोटी होगी। क्लियर, यानी कि लेमडा 2 को कोई भी आइगन वैल्यू क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर। तो यहाँ देखो सारे मैट्रिक्स का सम करने पर यहाँ पे कोइंसिडेंटली हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जब हम सारे रो का सम कर रहे हैं तो हमें 101 मिल रहा है। अगर यहाँ पे मान लो 101 मिल रहा होता, यहाँ पे 103 मिल रहा होता, कहीं पे 59 मिल रहा होता, कहीं पे 60 मिल रहा होता, तो हम ये क्लेम कर सकते थे कि इस मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू होगी, हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चारों सेम है तो हम ये कह रहे हैं कि ये आइगन वैल्यू है। लेकिन जब चारों डिफरेंट आ जाते तब तो हम नहीं कह सकते थे कि इसमें से आइगन वैल्यू कोई है भी या नहीं। लेकिन हम यहाँ से ग्रेस्कोरियन थ्योरम की हेल्प से हम ये जरूर क्लेम कर सकते थे कि जो भी आइगन वैल्यू बनेगी 103 से ज्यादा नहीं हो सकती वो, समझ रहे हो। जो भी आइगन वैल्यू बनेगी वो 103 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा ये थ्योरम कहता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला,
इन सारी मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट रो सम हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 101। हर रो का मैक्सिमम कितना है? 101। हर रो सम 101 है और यही इसका मैक्सिमम है। तो आइगन वैल्यू 101 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? यहाँ से हमें क्या मिला कि आइगन वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये जो यहाँ 113 लिखा है ये हमारे स्पेक्ट्रल रेडियस का मेंबर ही नहीं है। तो 113 आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकता। इसका आइगन वैल्यू 101 या उससे कम हो सकती है, यही पॉसिबिलिटीज है। समझ आ रहा है? तो ये 113 ऑप्शन डी भी फॉल्स हो जाएगा। तो आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।